हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग नर्स इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। हमने उस पर बेसिक न्यूमेरिकल भी किया था और बताया था आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी भी बेस्ड आज हम 2-4 न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करेंगे। उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो कल वाला अगर आपको समझ आ गया था तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। तो एक तो नर्स इक्वेशन की एक एप्लीकेशन भी आप कह सकते हो इन क्वेश्चंस को। देखिए क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट कॉपर। और वैसे वीडियो को पॉज करके आपको पहले खुद ये क्वेश्चन ट्राई करना है, उसके बाद आगे देखना है इस वीडियो को। तो हाउ द सेल पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। क्या बोल रहा है कि सेल का पोटेंशियल कैसे इफेक्ट होगा कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर। कि मतलब कॉपर 2 आयन की कंसंट्रेशन मैंने इंक्रीज कर दी है, तो बताइए सेल पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो कल लास्ट इक्वेशन हमने 2 तरीके से पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी हाफ रिएक्शन के लिए, ये आपको हाफ रिएक्शन दी गई है, रिडक्शन आप दिया गया, ठीक है। तो हाफ रिएक्शन के लिए जब हम नर्स इक्वेशन लिखते हैं तो वहां पर हम क्या लिखते थे, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अगर इस हाफ रिएक्शन के लिए मैं नर्स इक्वेशन यहां पर लिखता हूं तो क्या बनेगी वो नर्स इक्वेशन इस हाफ रिएक्शन के लिए, E यानी कि हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी इक्वल टू E नॉट, दैट वाज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, माइनस 0.0591 बाय n log Q लिखते थे यहाँ पर, दैट वाज रिएक्शन कोएफिशिएंट। और रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे लिखते थे हम, RHS बाय LHS। ये थी नर्स इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन के लिए लिखना है तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया गया है, हमें राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है कॉपर। तो कॉपर की कंसंट्रेशन यहाँ पर डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉपर 2 पॉजिटिव इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये तो हमने नर्स इक्वेशन लिख ली इस इक्वेशन के लिए। अब सवाल ये उठता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ द सेल पोटेंशियल इफेक्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर। यानी कि आपको बोल रहा है कि अगर इस कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो इसमें ये गलती बिल्कुल मत करना कि ये इससे इनवर्सली रिलेटेड है, ये बढ़ रहा है तो वो घट जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, वो क्या है, देखो कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करोगे, अगर आपने ये कॉपर 2 पॉजिटिव इंक्रीज किया तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है ये घट जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू घट जाएगी क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू घट गई, बट ये पूरी वैल्यू किस में दे रखी है आपको, इसके आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव ये पूरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसके इंक्रीज करने पर, और आगे उसके क्या लगा हुआ है, नेगेटिव लगा है, तो इस पूरी वैल्यू को अगर आप कम कर दोगे और कम वैल्यू को इसमें से माइनस करोगे तो ये जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात, क्या करा हमने, अगर इसको इंक्रीज करा, कॉपर 2 पॉजिटिव को इंक्रीज करा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसके आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है। तो नेगेटिव लगे होने के कारण क्या होगा, तो अगर छोटी वैल्यू इसमें से माइनस करोगे, अगर इसको बढ़ा रहे हो मतलब ये वैल्यू कम होती जा रही है, अगर छोटी वैल्यू को इसमें से माइनस करोगे तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती मत करना कि ये आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है तो कहीं सोच लो ये इनवर्सली रिलेटेड होगा, इसको बढ़ाएंगे घट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे नर्स इक्वेशन में केसेस हैं इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो वो अगर आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ रहे थे कि कॉपर पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर क्या होगा, तो इसको तो हम यूनिटी मानकर चलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर आपको बन ही लिखना है, इसको मेंशन करने की भी जरूरत नहीं, ठीक। तो ये तो बात होगी इस क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए आप खुद कीजिए, बिल्कुल इससे भी मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाउ द ईएमएफ विल अफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन एंड कॉपर आयन इन गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर आपसे पूछ रहा है कि ईएमएफ पर क्या फर्क पड़ेगा जिंक आयन और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन चेंज करने पर या इंक्रीज करने पर, ठीक है। तो हम गैल्वेनिक सेल के लिए पहले एक रिएक्शन लिख लेते हैं। गैल्वेनिक सेल में हमने रिएक्शन क्या पढ़ी है, जो जिंक होता है वो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है,
और कॉपर जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट होता है। तो ये रिएक्शन है हमारी गैल्वेनिक सेल के लिए, ठीक है ना, पढ़ी हमने गैल्वेनिक सेल के लिए रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है। और अब आपसे पूछ रहा है ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा जिंक आयन और कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने में। तो आइए इस इक्वेशन के लिए हम नर्व्स इक्वेशन लिख लेते हैं। नर्व्स इक्वेशन क्या है, अब ये फुल रिएक्शन है, हमने नर्व्स इक्वेशन को दो केस में पढ़ा था, एक हाफ रिएक्शन में तो क्या होता है, यहाँ पर ई और ई नोट ये दोनों क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर फुल रिएक्शन आ जाती है तो वहां पर हम क्या लिखते हैं ईएमएफ, यानी कि ई सेल। अगर इसके लिए हम नर्व्स इक्वेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log RHS by LHS। यहां पर राइट हैंड साइड में क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉपर। ठीक है, इसको कॉपर को इस जिंक को हमने कंसीडर नहीं करना है, कल भी डिस्कस किया था, इसको हम 1 मान करके चलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर क्या फर्क पड़ेगा और कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो बार बार अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतनी सी चीज समझ लीजिए कि अगर आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो ये चीज बढ़ेगी, और अगर यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो ये चीज घटेगी। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पे इंक्रीज हो गया तो ये वैल्यू तो घटेगी, बट ये वैल्यू के आगे माइनस लगा हुआ है, जिस वजह से जो ई सेल है वो बढ़ जाएगा और इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। तो बात समझ में आ गई कि कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पर ये वैल्यू घटेगी, बट इसके आगे नेगेटिव लगा है, जिस कारण ये जो ई सेल है यानी कि ईएमएफ है इट विल एंड। और जिंक 2 पॉजिटिव की बात करें, अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो हमारा ईएमएफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो इनका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी बात करें, ऑन इंक्रीजिंग the concentration of copper 2 positive, EMF will increase, and on increasing the concentration of zinc 2 positive, the EMF will decrease। तो बात समझ में आ गई। अब ये नर्व्स इक्वेशन बाद में हम एप्लीकेशन इसकी समझ करेंगे, बट अभी आप इसको ये भी समझ लीजिए कि नर्व्स इक्वेशन जो है क्या काम आ रही है आपको। हमने कल एक न्यूमेरिकल किया था, वहां पर हमने क्या कैलकुलेट किया था नर्व्स इक्वेशन से, वहां पर हमने ईएमएफ कैलकुलेट किया था। तो एक एप्लीकेशन तो इसकी यही हो जाती है कि हम नर्व्स इक्वेशन की हेल्प से ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन क्या होगी कि जो हमारे पास किसी भी सेल के अंदर आयंस प्रेजेंट हैं, उनकी कंसंट्रेशन चेंज करने पर सेल के पोटेंशियल पे या सेल की ईएमएफ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, वो भी हम नर्व्स इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो एप्लीकेशंस हो गई है बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व्स इक्वेशन की। बाद में इसको सम अप करेंगे, बट साथ साथ इसको माइंड में बिठाते चले जाइए कि किस किस काम आ रही है नर्व्स इक्वेशन। तो एक और क्वेश्चन इसके बाद डिस्कस करते हैं, वो भी इसकी एप्लीकेशन पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।
देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, इसमें काफी कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, एक तो आपको सेल की एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दी गई है, और उसके बाद कैडमियम का और जिंक का दोनों का क्या चीज गिवन है, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तीसरी चीज जो है इसमें आपको ईएमएफ ऑफ द सेल गिवन है, और आपको क्या बोल रहा है, इस कैडमियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट तीसरी एप्लीकेशन यहाँ पर काउंट कर लीजिए नर्स्ट इक्वेशन की, कि नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आप किसी आयन की कंसंट्रेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन क्या थी कि नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी एप्लीकेशन क्या पढ़ी अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में, कि जो आपका आयन है उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने पर ईएमएफ या सेल पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ता है। और तीसरी एप्लीकेशन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो क्या हो जाती है कि इसकी कंसंट्रेशन जो है किसी भी आयन की आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, इसमें log m1 यानी कि ये m1 जो है कैडमियम आपको दे रखा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व करना है। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहला स्टेप क्या लिखा था कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन आपको लिख लेना है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें आपको करने को मिल जाएंगी, हर एक चीज आपको कैलकुलेट करनी है, कैसे कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप इसको हम देखते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैडमियम 2 पॉजिटिव से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कैडमियम में। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम में कैसे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके, यानी और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये आपको कैडमियम का क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो बात समझ में आ रही है। पहली चीज तो आप ये देख लीजिए कि क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपको गिवन है। तो कैडमियम जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैडमियम के अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, सो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। एंड सिमिलरली जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक में कैसे कन्वर्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके होगा, सो दिस इज ऑल्सो रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है। दोनों जो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल गिवन है वो दोनों ही क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, और सेल की रिप्रेजेंटेशन में देखिए जिंक जो है, जिंक से कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव में, और कैडमियम 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कैडमियम। इसको मैंने आपको देखना सिखाया था। लेफ्ट साइड में हम क्या देखते हैं, लेफ्ट साइड में क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और राइट साइड में क्या होती है, रिडक्शन। ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ है और ये आपकी रिडक्शन हाफ है। तो इनको कंबाइन करके एक रिएक्शन बना लेते हैं। तो जिंक जो है आपसे यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और कैडमियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जिंक की यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कैडमियम की यहाँ पर रिडक्शन। तो ये आपको पहला स्टेप जो करना था वो क्या था, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन आपको लिख लेना है। इसकी नीड आपको कहां पर पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोस्ट ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन में आपको इनोड सेल जो है स्टैंडर्ड ईएमएफ वो गिवन होती है, बट इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं दी गई है। ई सेल दिया है, ईएमएफ दे रखी है, बट स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं दे रखी है। तो पहले आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जिसमें भी स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करनी पड़ती है उसमें ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर इसमें आप गलती कर गए तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने कर लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे, स्टेप नंबर 2 में हमने जो है अपना इनोट सेल कैलकुलेट करना है। ठीक है, इनोट सेल हम कैसे निकालते हैं, इनोट सेल इज इक्वल टू इनोट कैथोड माइनस इनोट एनोड। ठीक है, और इसमें हम क्या पुट करते हैं, ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने पहले भी बताया था आपको, जब भी इनोट सेल कैलकुलेट करें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करें, वही आपको इस क्वेश्चन में गिवन भी है। ठीक है, इनोट कैथोड। अब देखिए कैथोड पर ऑक्सीडेशन जो होती है, ऑक्सीडेशन किस पर होती है, एनोड पर होती है, ये हमें मालूम है।
और रिडक्शन जो है, रिडक्शन किस पर होती है, तो रिडक्शन यहां पर हो रही है किसकी, कैडमियम की। तो कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल देखिए आपको कितना गिवन है, -0.40। यहाँ पर इसको पुट कर देंगे -0.40 माइनस ऑफ इनोड एनोड, एनोड पर जो है जिंक है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76, -0.76। तो बात समझ में आ रही है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, इनोड सेल पे आगे निकल करके -0.40 प्लस 0.76, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 0.36 वोल्ट। तो ई नॉट सेल हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, कितना आया 0.36 वोल्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना था, स्टेप नंबर 2 में एन फैक्टर भी कैलकुलेट करना था। एन फैक्टर यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हो कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, एन फैक्टर विल बी, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते थे, रिएक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते थे। क्यू कैलकुलेट करेंगे इस स्टेप में, क्यू तो इसमें हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें एक चीज गिवन ही नहीं है, बट स्टिल क्यू में हम क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड बाय लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जो इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या चीज आएगी आपकी, अगर इस इक्वेशन को आप कंबाइन कर देंगे, जिंक प्लस कैडमियम विल गिव जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कैडमियम, तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 0.11, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगी 0.11, और कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन नहीं है, वो M1 लिखा है, तो ये आपका होगा Q दैट विल बी इक्वल टू 0.11 बाय। बात समझ में आ गई कि रिएक्शन क्वेश्चन कैसे निकलेगा, राइट हैंड साइड बाय लेफ्ट हैंड साइड करके इस दोनों को ऑक्सीडेशन ऑफ और रिडक्शन ऑफ जो दिए हैं यहाँ पर, इसको कंबाइन कर लीजिए बस। अगर नहीं भी समझ आया तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो क्या इक्वेशन बनेगी, जिंक प्लस कैडमियम 2 पॉजिटिव विल गिव जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कैडमियम। इसको हमने कंसीडर करना नहीं, तो राइट हैंड साइड में जिंक 2 पॉजिटिव था, उसको मैंने ऊपर लिख दिया, और जिंक 2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.11, और नीचे कैडमियम आ जाएगा, कैडमियम 2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें M1 दे रखी है, वही हमें कैलकुलेट भी करना है, ठीक है। तो तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। लास्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर इन सभी चीजों को उठा करके पुट कर देना, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में हम जो है अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, सभी चीजों को पुट कर देंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट इक्वेशन है क्या हमारी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू, ठीक है। ई सेल जो है वो कितना गिवन है हमें, 0.3305, ई नॉट सेल हमने निकाला है 0.36 माइनस 0.0591 बाय एन, एन फैक्टर कितना है हमारा 2, लॉग क्यू कितना है 0.11 बाय, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें गिवन है, केवल आपको ये M1 नहीं दे रखा, ये M1 आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट करने के बाद जो है ये M1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0. लोग M1 निकालना था हमें यहाँ पर, लोग M1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 या अप्रोक्सीमेटली आता है 1.99 आएगा, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर भी ना हो तो आप इसकी प्रॉब्लम बाद में ले सकते हैं। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। इसके बाद आपको यहाँ से M1 कैलकुलेट करना है, केमिस्ट्री का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद आपको थोड़ा मैथ आना चाहिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन आता नहीं है कहीं पर, बट ये जो है इसकी एक एप्लीकेशन हो जाती है नेक्स्ट इक्वेशन की, कि भाई इससे हम कॉन्सेंट्रेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना लेंथी क्वेश्चन ना तो कॉम्पिटिशन में आएगा ना ही आपके बोर्ड में आएगा, बट स्टिल हमें तो आना चाहिए। भाई आज तक नहीं आया तो नहीं कि आगे भी नहीं आएगा, तो आ सकता है। वहां पर कैलकुलेशन आपको इजी करी हुई मिल सकती है, इसमें थोड़ी लेंथी है कैलकुलेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन चाहे इंपॉर्टेंट ना हो, बट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन काम की है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद एक और एप्लीकेशन देखते हैं इसी नेक्स्ट, तो नोट कर लीजिए इसको।
देखो हमने दो केस पढ़े थे नॉन इक्वेशन के लिए। पहला तो जहां पर हमने उसको हाफ रिएक्शन के लिए लिखा था, और दूसरा केस जो है हमने वो लिखा उसके लिए फुल रिएक्शन के लिए। ठीक है, मैं आपको कहा था तब भी कि केस 3 भी है, एक फोर्थ केस हम इसका पढ़ेंगे। उसमें क्या है, नॉन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नॉन इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों को हम साथ में लेकर के पढ़ेंगे, और यही इसकी एप्लीकेशन भी हो जाती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नॉन इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है केस 2 हम पढ़ चुके हैं, केस 3 देखेंगे हम, केस 3 ऑफ नॉन इक्वेशन। ठीक है, केस 3 जो है दिस इज फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड रिएक्शंस के लिए हम जो है नॉन इक्वेशन यहां पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, उसके लिए हमने पहले भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो ईएमएफ ऑफ द सेल होती है, ईएमएफ ऑफ द सेल हमने कैलकुलेट भी करी थी। हमने बोला था कि जब पॉजिटिव होती है तो मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। हमने ये भी डील किया था कि अगर ईएमएफ ऑफ द सेल नेगेटिव आएगा तो मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर ईएमएफ ऑफ द सेल 0 आ गया तो मतलब प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम। याद है तो? ठीक है, तो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि ईएमएफ ऑफ द सेल अगर 0 होता है तो प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहां पर हम फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात करें तो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए जो हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल है वो क्या होता है, 0। ठीक है, तो नॉन इक्वेशन अगर मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं, नॉन इक्वेशन देखिए क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log Q। ठीक है, Q क्या था हमारा, Q इज राइट हैंड साइड बाय लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं Kc, वो भी क्या होता है, राइट हैंड साइड बाय लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से हम फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो Q होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, Kc। ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस Q इज इक्वल टू Kc एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0 बट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज नॉट 0। यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होगी, सिर्फ ईएमएफ ऑफ द सेल 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पुट करते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल 0 के इक्वल है, विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log Q, Q इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ से नॉन इक्वेशन जो है हमारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए वो क्या बन जाती है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, इधर माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, 0.0591 बाय एन log Kc। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड केस फॉर नॉन इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए जो हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ठीक है, अब जो है अब इस रिलेशन की हेल्प से हम हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है, इस पे एक इक्वेशन दी हुई होगी, आपको बस क्या करना है, एन फैक्टर और Kc पुट करना है, या फिर आपको एन फैक्टर और Kc पुट करके आप यहाँ से स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आपको उल्टा भी दे सकता है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ दे दे और ये एन फैक्टर दे दे, आपसे ये log Kc पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर हम इन सभी एप्लीकेशन को समअप करें कि नॉन इक्वेशन को कहां कहां हमने यूज किया, बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने किए, 3-4 न्यूमेरिकल किए, हर न्यूमेरिकल में एक एक चीज यहाँ पर हमें समझ आ रही थी कि नॉन इक्वेशन से क्या क्या चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। उन्हीं एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर समअप करूंगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ नॉन इक्वेशन। तो याद करिए क्या क्या हमने
कैलकुलेट किया है नर्स इक्वेशन की हेल्प से। सबसे पहली चीज जो हमने कैलकुलेट करी थी नर्स इक्वेशन की हेल्प से, दैट वाज वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट ईएमएफ एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ बोथ। स्टैंडर्ड ईएमएफ तो वैसे हमने पहले भी कैलकुलेट कर ली थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से, तो उसको नहीं लिखते हैं। वी कैन कैलकुलेट ईएमएफ। और क्या एप्लीकेशन है, हमने जो एक क्वेश्चन वो किया कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर ईएमएफ पे या सेल पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा, वो भी हमने नर्स इक्वेशन से देख लिया, तो वो भी आप इसकी एप्लीकेशन में कंसीडर कर सकते हो। वी कैन प्रिडिक्ट द इफेक्ट on EMF and electrode potential on, we can predict the effect on EMF and electrode potential on changing the concentration of ions। ठीक है, तो ये चीज भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट एप्लीकेशन जो हमने इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए लिखी, वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये चारों एप्लीकेशंस हो जाती हैं हमारी, जो कि नर्स इक्वेशन की है, और नर्स इक्वेशन की हेल्प से हम ये चारों चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द नर्स इक्वेशन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक